रहा था ना, आज तुम लोगों के लिए वेव्स के बारे में बता देते हैं। ठीक है भाई, वेव्स की अगर आप बात करते हो तो याद, वैसे देखो तो वेव क्या होता है, देखो ऑब्वियस बात है, वेव एक प्रोपेगेशन होता है ऑफ किसका, एनर्जी का। मींस जब एनर्जी प्रोपेगेट करती है, मतलब जैसे मान लो आपने यहां पे एक पार्टिकल को ऑसिलेट किया, हाँ भाई किया, तो ऑब्वियस बात है आप एक चीज नोटिस करोगे कि एनर्जी है वो आगे की और इस तरीके से क्या करती जाएगी। अच्छा, एक ये होती है वेव, एक ऐसा भी होता है जैसे मान लो एक पार्टिकल आपने इस तरीके से और इस तरीके से मूव कराया, हाँ पेंडुलम में ऐसे ही होता है ना, कि आपने क्या करा, आपने इसको ऐसे करके नॉक कर दिया, तो आप देखोगे ये इस तरीके से क्या करेगा, मूव करेगा। ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं टू एंड फ्रो, और ऐसे टाइप की वेव को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। कौन सी वेव बेटा, लॉन्गिट्यूडनल वेव, याद रखना लॉन्गिट्यूडनल वेव। और ऐसी वेव को हम कौन सी वेव बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। पहले जरा थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस समझ लो क्या होता है, क्योंकि तुम लोग बड़े क्लास में हो। देख मान ले ये एक पार्टिकल, ये पार्टिकल ऊपर और नीचे ऑसिलेट कर रहा है, ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है। अब जरा तुम लोग एक चीज नोटिस करो, लेकिन वेव इधर को ट्रेवल कर रही है, तो वेव का मोशन डायरेक्शन ये है, लेकिन पार्टिकल का डायरेक्शन किधर है, ऊपर की ओर। तो आप खुद देखो इनके बीच कितने डिग्री का एंगल है। तो ऐसी वेव तब बनती है जब, ऐसी वेव को मतलब हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। लेकिन अगर ऐसा हो कि पार्टिकल का मोशन भी इधर को है और एनर्जी का मोशन भी इधर को है, समझ रहे हो, तो इसके बीच थीटा कितना है, ऐसे को हम बोल देते हैं कौन सी वेव, जरा बताओ आप लोग, लॉन्गिट्यूड। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अच्छा जी, ट्रांसवर्स वेव के कुछ छोटे छोटे से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो याद रखा करो। जैसे सबसे पहला होता है कौन सी लेंथ, वेवलेंथ, ठीक है। दूसरा जो होता है बेटा उसको बोलते हैं हम लोग वी फॉर वेलोसिटी। तीसरा जो बेटा होता है वो होता है हमारे पास क्या, विच इज टी, इसको बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। अगला होता है बेटा न्यू इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगला होता है बेटा के को बोलते हैं हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कौन सी, इट्स अ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ना, एंगुलर वेव नंबर, के कहलाता है एंगुलर वेव नंबर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेटा ओमेगा होती है, इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और एक होता है बेटा न्यू के ऊपर बार, इसको बोलते हैं वेव नंबर। क्या बोलते हैं, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एक होता है बेटा के यहां पर, इसको बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव। ये होती है कुछ चीजें, ठीक है भैया। वेवलेंथ क्या होती है, छोटा छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूं हल्का सा ताकि समझ जाओ। मान लो एक अगर वेव है, तो इस वेव की जो ऐसे करके मान लो एक वेव है, एक वेव की मीन पोजीशन के लेके उसकी एक कंप्लीट ऑसिलेशन तक का जो लेंथ होता है, खुश रहे बेटा। और ये कहां गया यश आज, और एरिक आ रहे हैं, यश नहीं आ रहा, और एरिक प्रैक्टिकल देके आए हो, हाँ तभी। चलो देख बेटा, बेटा इसको वेवलेंथ बोलते हैं, या फिर एक क्रस्ट और एक ट्रफ, मतलब कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। इसकी स्पीड को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में, आई रिपीट, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में लगा समय क्या कहलाता है बेटा, जरा बताओ, कैपिटल टी, जिसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, विच इज मेजर इन टाइम है सेकेंड। और इसी टाइम का आप रेसिप्रोकल कर दो, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी है और इसी टाइम का आप क्या कर दो, रेसिप्रोकल, तो आपको वो क्या मिल जाती है, फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी में कुछ नहीं होता है, सिर्फ 2 पाई से क्या कर दो आप लोग, मल्टीप्लाई, 2 पाई से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो वो टर्म हमारी काहे में बन जाती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी में। और अगर वेव नंबर निकालना हो तो वेव नंबर को बोलते हैं हम रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा। मींस वेवलेंथ का आप रेसिप्रोकल कर दो, आपको क्या मिल जाता है, वेव नंबर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एंगुलर वेव नंबर, कुछ नहीं, आप 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा, एंगुलर वेव नंबर, विच इज इक्वल टू 2 पाई बाय कितना, समझे। छोटी चीजें हैं, काम की चीजें हैं, बट सही है, मजा तभी आएगा जब इन चीजों को सीखोगे। बहुत बढ़िया बात। कृष्णा बेटा इधर आके बैठो,
बातें कतई मत करो, ठीक है, ठीक है। अगली चीज बेटा जो हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है स्टैंडिंग वेव। अब आई जो चीजें जो इंपॉर्टेंट है, अब आई हल्के हल्के चीजें बढ़िया वाली। बता दो तुम लोग को स्टैंडिंग वेव क्या होती है। नमस्ते बेटा। स्टैंडिंग वेव, एक स्टैंडिंग वेव वो वेव्स होती हैं जो अपनी जगह पे ही क्या होती रहती हैं, ऑसिलेट होती रहती हैं, अपनी जगह पर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती हैं। ऐसी वेव्स को आप क्या बोलते हो बेटा, स्टैंडिंग वेव। समझ गया ना, मतलब जो एक ही जगह पे बार बार क्या हो रही हो, ऑसिलेट, आगे की तरफ प्रोपेगेट नहीं हो रही हो, बस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही हो, ऐसी वेव को आप क्या बोलते हो जरा बताओ, स्टैंडिंग वेव। क्लियर हो गई। इक्वेशन याद रखना, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन होती है, ध्यान से सुनना, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। y इज व्हाट बेटा, y को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। y इज कॉल्ड मेरे बच्चे, y इज द डिस्प्लेसमेंट। और टीचर ने पूछा a क्या होता है, a इज एम्पलीट्यूड। a को क्या बोलते हैं, रिचार्ज हो गया है? तू तो कह रहा है ये नहीं आ रहा है, सो तो वो रहा है वो एरिक कह रहा हूं, सॉरी यश कह रहा भैया रात भर जगाऊं। मैंने तूने रात भर क्या करा? एम्पलीट्यूड, ठीक है। और ओमेगा टी होती है मेरे बच्चे, आज तुम लोग समझो, तुम लोग को आज बेबच्चा समझाएंगे। ओमेगा टी को बोलते हैं हम लोग फेज डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस। आज असल में पहले दिन टाइम चेंज किया है ना, तो जनसंख्या देखो आप। चलो कोई बात नहीं, अब ये टाइम तो तुम लोग का खैर 12th भर ही रहेगा। जहां तक है अब ये टाइम तुम लोग का 4 बजे का हो जाएगा, 4 से 5:30, वो फिर 12th भर रहेगा। सही रहेगा ना 4 से 5:30 वाला टाइम। क्योंकि असल में ऐसा है ना, हम कर तो पहले देते, लेकिन वो धीरज के चक्कर में दिक्कत होती है, क्योंकि उसे स्कूल से आने में टाइम बहुत लग जाता है। इस चक्कर में हम 4 का रखेंगे, वरना तो हम लोग 2.5 का रखते। पूछो क्यों, क्योंकि तुरंत स्कूल के बाद आकर के सीधे बैच स्टार्ट हो जाता। ये देखो सो के आते किस्तों में आ रहा है। राधे राधे, ये चला मेरा बच्चा, आराम से देख के। तो बेटा दिस इज द फेज डिफरेंस, इसको हम लोग बोलते हैं फेज डिफरेंस। अच्छा जी, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये जो इक्वेशन होगी वो हमारी स्टैंडिंग वेव की होगी। किसकी होगी बेटा, स्टैंडिंग वेव। यस, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव मैंने अभी तुम लोग को बताया, जो एक ही जगह पे क्या होती रहे, ऑसिलेट होती रहे। समझ गया ना बात को, मतलब उसमें एनर्जी आगे की ओर प्रोपेगेट नहीं हो रही है, एनर्जी उधर ही जगह पर मूव कर रही है। जैसे आप ऐसे करके समझो कि आपने एक वेव को इधर से भी बांध दिया और इधर से भी बांध दिया, है ना। अब आप गिटार के तार को ऐसे करके प्ले करो, है तो क्या होगा आपको पता है ना, वेव इतने ही बीच में रहेगी। बोलो रहेगी या नहीं रहेगी, एनर्जी इतने ही बीच में रहेगी ना, इतने ही बीच में ऑसिलेट करती रहेंगी, ना तो ये इससे इधर जा सकती ना ये इससे इधर जा सकती। ऐसी वेव को आप क्या बोल देते हो, स्टैंडिंग वेव। और अब आप क्या करो, एक तरफ से इसको खोल दो, नहीं समझे, तो आप इसको स्ट्रिंग करोगे तो ये इनफाइनाइट डायरेक्शन तक जाएगी जब तक इसकी एनर्जी समाप्त नहीं होगी। ऐसी वेव को बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव, जो इसकी अभी दूसरी वाली आई। नहीं समझे अभी आप बात को, एक जगह पे मूव करती रहे, स्टैंडिंग वेव। अगर एनर्जी आगे की ओर ट्रांसमिट होती जा रही है, प्रोग्रेसिव वेव। अब समझ में आया, बस इतनी सी चीज को समझ लो, बस समझे। स्टैंडिंग वेव में क्या होगा, आपकी फेज डिफरेंस चेंज नहीं होगा, ओमेगा टी रहेगा। ओमेगा बताओ क्या होता है, सब लोग बताओ। एंगुलर फ्रीक्वेंसी अभी बताया मैंने जस्ट, ये विच इज 2 पाई कितना टी, तो इसको हम ये लिख सकते हैं विच इज 2 पाई एफ। कोई दिक्कत थोड़ी है, 1/t को आप फ्रीक्वेंसी बोलते ही हो। और अगर आप ध्यान से देखो टी टी। अब अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, एक होता है स्मॉल टी और एक होता है कैपिटल टी। बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है इसके अंदर। वो पता है क्या करता है, मैं तुमको बता रहा हूं, ये अमूमन तुम लोग ही नहीं है, बहुत बच्चे गलती करते हैं, बोले टाइम से टाइम ही तो है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप, ये याद रख लो, ये चीज 12th में भी काम में आएगी, क्योंकि तुम लोग को अल्टरनेटिंग करंट पढ़ना है, वहां पर यही इक्वेशंस काम में आएंगी। क्योंकि हमारे अल्टरनेटिंग करंट की एक खास बात होती है बेटा, कि अल्टरनेटिंग करंट हमारा ऐसे मूव करता है। तो कोई भी वेव अगर ऐसे मूव कर रही होगी तो उसके पीछे लगने वाले लॉजिक्स यही होंगे,
ठीक है बेटा, तो इतनी चीज ध्यान रखना मेरी जो मैं बोल रहा हूं आपसे कि आप इस टी से इस टी को नहीं काट सकते। सर कारण बताइए। देखो ये कैपिटल टी क्या होता है पता है? किसी भी वेव का एक ऑसिलेशन समाप्त होने में, आई रिपीट फिर से बोल रहा हूं, किसी भी वेव का एक ऑसिलेशन समाप्त होने में लगा समय क्या कहलाता है? क्लियर हो गई? आधा ऑसिलेशन समाप्त होने में कितना समय लगता है? T/2। समझ गए? मतलब मान लो एक ऑसिलेशन 60 सेकंड में हुआ तो उसका आधा ऑसिलेशन कितने सेकंड में होगा? 30 सेकंड में होगा। ये होता है कैपिटल टी। बोलो जी क्लियर? अब वेव ऐसे करके मूव करी, ऐसे करके मूव करी, एट t टेंड्स टू t सेकंड पर वो वेव कहां पे होगी? तो बेटा ये क्या होता है पता है? एट इंस्टेंटेनियस व्हाट टाइम। अब वो कंप्लीट टाइम हो गया, इंस्टेंटेनियस टाइम हो गया, तो तुम कैसे कट कर सकते हो यार? क्लियर हो गई? इतनी चीज क्लियर हो गई? स्मॉल टी और कैपिटल टी को आप कट नहीं करोगे, याद रखना ये चीज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आगे जो बेटा अपनी चीज आती है, ऑन कर दिया, ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव। ये है मजेदार चीज। कौन सी वेव? प्रोग्रेसिव वेव। सर जी ये क्या बवाल है, जरा समझाओ। देखो हम आपको समझाते हैं, समझना अच्छे से। ठीक है, देख प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है। ये आपकी एक वेव और ये ऑसिलेट होती जा रही है। बोलो जी क्लियर? ऐसी वेव को आप क्या बोलोगे? प्रोग्रेसिव वेव। क्या ना सर दोनों वेव तो सेम लग रही हैं, स्टैंडिंग भी और प्रोग्रेसिव भी ना सेम नहीं है। आप ध्यान से देखो, उसको मैंने दोनों तरफ से क्लोज कर दिया है ना? उसकी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इस और इसके बीच में ही लाई करेगी। लेकिन आप जरा प्रोग्रेसिव वेव को देखो, एक जगह से बंद है लेकिन एक जगह से ओपन है। तो आप ध्यान से देखो, ये तो एनर्जी जाती रहेगी जब तक इसकी एनर्जी खत्म नहीं होगी। ऐसा है या नहीं? है ना ये? तो ये चीज, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सी वेव? प्रोग्रेसिव वेव। थोड़ा सा बोरिंग जरूर है बेटा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। एक डेरिवेशन मिल सकता है तुम लोग को 5 नंबर का, इससे पक्का मिल सकता है। और सीरियसली बता रहा हूं, इतना इजी है ना, तुम सोच भी नहीं सकते कि इतना इजी होगा। तुम सोच भी नहीं सकते, इसलिए मैं सोच रहा हूं करा दूं। ठीक है, अब जरा ध्यान से बस देखो इसको कैसे करना है। देख प्रोग्रेसिव वेव कैसे निकलती है, पहले जरा समझना। ये वेव प्रोपेगेट कर रही है, ये इसका प्रोपेगेशन हो गया, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट और इसको बोलते हैं हम लोग प्रोपेगेशन। बोलो जी क्लियर? डिस्प्लेसमेंट मींस कितना ऊपर या कितना नीचे जा रही है। समझ रहे हो ना बात को? ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया, ये इसकी वेवलेंथ हो गई। यस और नो? इतनी चीजें सबको पता है। ये किस वेलोसिटी से मूव कर रही है? v वेलोसिटी से मूव कर रही है। कितने टाइम में कर रही है? ऑब्वियस बात है, यहाँ पे लगा t टाइम, यहाँ पे लगा 2t टाइम और वहां पे लगेगा 3t टाइम एंड सो ऑन। बोलो जी क्लियर? इतनी चीज क्लियर? मैंने आपसे क्या कहा? अगर वो स्टैंडिंग वेव होती, अगर ये एक स्टैंडिंग वेव होती तो इक्वेशन क्या होती बच्चों? साथ में बोलो, बताओ। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा, बट ये स्टैंडिंग वेव नहीं है तो ऑब्वियस बात है इसमें थोड़ा बहुत चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? अब जरा वो समझना है। हम इस वेव को कुछ इस तरीके से बनाते हैं। अब जरा देखना, अब मैं पूरी वेव नहीं बनाऊंगा। अब मैंने ये एक वेव बना दी। बोलो जी क्लियर? मैंने मान लिया कि ये वेव जब आगे चली तो ये यहां पहुंच गई। अब यहां पहुंचने पे ये कितना डिस्टेंस चली? मान लो x में चली x डिस्टेंस, y में चली y डिस्टेंस, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हुए? यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय कितना? मान लो ये O है और ये पहुंची A तक, तो O A पहुंचने तक लगा समय, टाइम टेकन कितना मान लो? कोई दिक्कत तो नहीं? अगर मैं आपसे कहूं ये टाइम कैसे निकालेंगे, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय कितना? अपने आप बताओ बच्चों, टाइम को कितना माना? डिस्टेंस कितना चले हो बेटा? कितनी स्पीड से चले हो? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का ना? इक्वेशन क्या आती है हमारे पास? y बराबर a साइन कितना बेटा? ओमेगा। अब ये t को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? जरा ध्यान दे देगा। ये तो वो टाइम था जो टोटल वेव जा रही थी। समझ रहे हो ना? हमारी वेव प्रोग्रेसिव है तो ऑब्वियस बात है इस t में से आप ये वाला टाइम जो है वो माइनस कर देना, x अपॉन कितना? अरे भाई अगर ये वेव यहां पे इतनी है तो इससे पीछे कितने में होगी? यहां तक पहुंचने में t समय ले रही है, तो इससे पीछे से जब निकली होगी तो कितना समय होगा? तो इतना समय माइनस कर दो। टोटल टाइम t था, उसमें से ये वाला टाइम माइनस कर दो। अब ओमेगा से अंदर मल्टीप्लाई कराओ जरा। विच इज ओमेगा t माइनस का ओमेगा x अपॉन में कितना? अब जरा ध्यान से देखना, यहां पे थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे।
ओमेगा एक्स अपॉन वी। ओमेगा को क्या लिख सकते हो, ओमेगा को क्या, एक्स मत लिखना, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई, वेरी गुड, लिख सकते हैं 2 पाई एफ, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, और अपॉन में कितना, वी। बोलो जी क्लियर। हम लोग एक रिलेशन जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, ध्यान रखना यहीं से फॉर्मूले आते हैं ये सब। स्पीड को हमने मान लिया v, डिस्टेंस को हमने मान लिया लैम्डा, टाइम को हमने मान लिया t, तो v इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन टी को कितना लिख सकते हैं। अगर मैं यहां से फ्रीक्वेंसी अपॉन v की वैल्यू निकालूं तो कितनी आई, 1 अपॉन, ये वाली वैल्यू मैं यहां रख सकता हूं, इसकी जगह पे कितना रख दूं, तो ओमेगा अपॉन v इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में इसकी जगह कितना, 1 अपॉन लैम्डा, तो 2 पाई अपॉन कितना आ गया, सच्ची सच्ची बताओ इतनी चीज क्लियर। और इस 2 पाई अपॉन लैम्डा को हम के नहीं बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर, बताओ जरा। सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में तुम लोगों को लिखवाई ये चीजें, तभी तो लिखवाई ना कि इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ध्यान से देखो, एंगुलर वेव नंबर इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कितना, लैम्डा। मेरे को पता है ना इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तभी तो मैंने पहले लिखवाया। अब जरा ध्यान से देखो, ये देखो, जैसे 2 पाई अपॉन लैम्डा कितना हो गया, के, इस के को मैं इसकी जगह पे रख सकता हूं, बस आ गई इक्वेशन, सॉल्व हो गई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, उसमें से माइनस कर दो कितना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। समाप्त हो गया, ये है प्रोग्रेसिव। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। आई रिपीट, फिर से बोल रहा हूं, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। क्लियर हो गया। अगर मैं आपसे कहता हूं इसका फेज एंगल कितना होगा, फेज एंगल को बेटा फाई से दिखाते हैं, तो दिस इज द फेज एंगल विच इज ओमेगा टी माइनस कितना, इतना चेंज आता है। अगर मैं आपसे कहूं फेज टाइम के साथ कितनी चेंज हुई है, तो करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी फाई बाय कितना हो जाएगा, कितना, ओमेगा टी का कितना और के एक्स का कितना, तो जरा बताओ डी फाई बाई डी टी कितना बचा मेरे बच्चे। क्लियर हो गई, यानी कि डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू कितना, ओमेगा। नींद ना लाओ यार, अच्छी चीजें हैं ये। अगर मैं कहूं डी फाई की वैल्यू बताओ, तो ओमेगा मल्टीप्लाई में कितना आ गया, ओमेगा को आप लोग क्या लिख सकते हो, सच्ची सच्ची बताओ, 2 पाई बाय कितना, ये मेरे बच्चे फॉर्मूला आ जाएगा। टाइम के साथ जो हमारा फेज डिफरेंस में चेंजिंग है वो इतना। आई रिपीट, आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, जैसे मान लो अब तुम्हारे टीचर ने तुमसे ये बोला बेटा मेरे को ये बताओ फेज डिफरेंस एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना होगा, ठीक है, या फिर एक मानते हैं, देखो मैं बता रहा हूं एट t टाइम पर कितना होगा, कितने टाइम पर, t टाइम पे फेज एंगल कितना होगा। बोथ साइड इंटीग्रेट करना, 2 पाई अपॉन इंटीग्रेशन डी फाई का कितना, 2 पाई अपॉन कितना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इसका कितना हो गया, आपको पता है ना टाइम कितनी लगानी है 0 से लेके, तो 2 पाई अपॉन टी, और ये टी से टी कितना आया, और होता भी है। अगर मैं एक वेव को बनाऊं और एक वेव जब कंप्लीट होती है तो टोटल कितना एंगल बनाती है, 360 हो गया, 360 है ना। अगर मैं तुमसे कहूं कि अब बताओ मेरे को t/2 टाइम में कितनी होगी, तो पाई होना चाहिए ना, 180 बनना चाहिए। प्रूफ करके देखें 180 बन रहा है कि नहीं। डी फाई बराबर कितना, 2 पाई अपॉन कितना, इंटीग्रेशन डी टी, 0 से कितना लगाना है, अब ये फाई 2 पाई अपॉन, आपको पता ही है उसका होगा टी अपॉन कितना, टी से टी, 2 से 2 कितना आ गया, हाफ टाइम में यहां तक कितना एंगल बनेगा, उनने करना। अब t/4 पे बताओ कितना होगा, इसका भी हाफ करने पे, तो इसका भी हाफ कर दो 90। अब समझ में आने लगा। ऐसे करके आप किसी भी सेकंड पे ये पता लगा सकते हो कि किसी भी वेव का एट इतने टाइम पर जो फेज एंगल है समय के साथ वो कितना होगा। अब क्लियर हुआ, तो इस तरीके से निकालते हैं। तो दिस इज दी मेरे बच्चों कौन सी वेव,
दिस इज द प्रोग्रेसिव वेव। इजी है, शुद्ध है, शाकाहारी है, बस एक बार समझ लेना है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपके लिए निकालने देना चाह रहे हैं बेटा फेस डिफरेंट एट डिस्प्लेसमेंट, विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालने देना चाह रहे हैं? फेस डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। सही बेटा। अब डिस्प्लेसमेंट की रिस्पेक्ट पे देख लेते हैं कितना चलता है, ठीक है। हमारे पास क्या है बेटा, फाई इज इक्वल्स टू के एक्स, सॉरी बेटा ओमेगा टी माइनस बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी फाई बाय कितना हो गया भाई, ओमेगा टी का तो 0 हो गया क्योंकि यहां पे एक्स तो है नहीं, माइनस के एक्स का करोगे तो कितना, तो जरा बताओ मेरे को, डी फाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस का, तो डी फाई इज इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस का के इंटू, नहीं समझे बेटा अभी बात को, आ गया। के की जगह शायद हम लोग 2 पाई बाय लैम्डा लिखते हैं, यस है ना, तो डी फाई इज इक्वल्स टू मेरे बच्चे कितना, माइनस का 2 पाई बाय कितना और इनटू में कितना, ये मेरे बच्चे आ गया फेस डिफरेंस एट व्हाट, फेस डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। देख लेना इसको, थोड़ा सा अच्छा है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए कर लेना है। प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन साथ में बोलो क्या होती है, y इज इक्वल्स टू a साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस के एक्स, के यहां पर कौन सा नंबर है, एंगुलर वेव नंबर, वैल्यू बताओ क्या होती है, 2 पाई बाय लैम्डा, क्लियर हो गई। ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, 2 पाई बाय टाइम, याद रखोगे ये, क्लियर है बेटा, आई होप क्लियर हो गया होगा। बाकी तुम लोग एक बार ये देख लेना तो थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाएगा तुम लोगों का, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वो आ जाता है हमारे पास बाउंड्रीज। क्या आ जाता है बेटा, बाउंड्रीज, बाउंड्रीज। अब बाबूजी ये बाउंड्रीज क्या होती हैं जरा समझो। देखो दो तरीकों की बाउंड्रीज होती हैं, एक होती है ओपन बाउंड्री और एक होती है क्लोज्ड बाउंड्री, ठीक है। कौन कौन सी बाउंड्रीज होती हैं, पहली फिक्स्ड बाउंड्री, बहुत ध्यान से समझना प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चा, एंड सेकंड वन इज ओपन बाउंड्रीज, ठीक है। सबसे पहले हम आपको समझाते हैं फिक्स्ड बाउंड्री क्या होती है, जरा ध्यान से देखो। फिक्स्ड बाउंड्री का मतलब ये हुआ कि आपने एक वेव को लिया, मान लो आपके पास एक स्ट्रिंग है, लेट सपोज आपके पास एक स्ट्रिंग है, आपने स्ट्रिंग को क्या करा, एक यहां से रिजिड सपोर्ट ली और यहां से बांध दिया, मतलब वहां से आपने इसको फिक्स कर दिया, क्लियर है। अब आपने यहां से इसको पकड़ा और यहां से जर्क प्रोड्यूस कराया, समझे ना आप बात को, बहुत ध्यान से समझना हम जो कहना चाह रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है जब आपने इस तरीके से कराया होगा तो पार्टिकल ऊपर गया होगा और नीचे आया होगा, एनर्जी आगे की ओर क्या हुई होगी, प्रोपेगेट, तभी तो वेव बनाएगी। तो आप देखोगे वेव इस तरीके से जाएगी, ये गई, ये गई, ये गई और ये टकराई, अब इससे आगे तो नहीं जा सकती, ऑब्वियस बात है इसके पास एनर्जी होगी, तो यहां से एक रिफ्लेक्टेड वेव भी आएगी, आएगी या नहीं आएगी, आएगी ना, जब इससे टकराएगी टकरा के वापस भी आएगी। अब जरा वो समझना क्या होगा, जब एक फिक्स्ड वॉल से आप किसी भी वेव को स्ट्राइक कराते हो, तो जब वो वहां से टकराती है, बड़े ध्यान से सुनना यार, जब वो वहां पे टकराती है, तो अगर मान लो वहां पे क्रस्ट टकराया, तो पता है जब चिक्की लॉट वापस आएगा ना, तो वो ट्रफ बन के वापस आएगा, क्या बन के वापस आएगा, ध्यान से, क्लियर। अगर मे भी ट्रफ बन के जाता तो जब टकराता तो क्रस्ट बन के वापस आता, क्लियर हुई है बात। फिक्स्ड बाउंड्री में ये चीज ध्यान रखोगे, मैंने क्या बोला जरा ध्यान से सुनो। ये हमारे पास कोई फिक्स्ड बाउंड्री, यहां से मैंने कहा हमारे पास कोई एक वेव, आपने इसको स्ट्राइक कराया और ये वेव आपकी से ट्रफ टकराया, तो जब फिक्स्ड बाउंड्री पे ट्रफ टकराया तो वापस क्या आएगा, आप समझे कि नहीं समझे। ये वाली जो वेव थी वो थी कौन सी, इंसिडेंट वेव, ये जो वापस आई है ये कौन सी वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव। आप समझे कि नहीं समझे, पक्का। तो ओपन बाउंड्रीज में मतलब फिक्स बाउंड्रीज में क्या होगा, जरा ध्यान से देखो आप, क्या होगा बेटा फिक्स बाउंड्री में, अगर क्रस्ट टकराया
तो वो क्या बन के वापस आएगा, और अगर ट्रफ टकराया तो वो क्या बन के वापस आएगा, बताओ, बोलो जी, क्लियर है या नहीं? पक्का। वेव एक गई कैसी, ये जाने वाली वेव थी, ध्यान से सुनना, यहां से मजा आएगा। आई कैसी, ये आने वाली वेव है, सही है ना? गई प्लस एक्स, आई कितनी, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना, बताओ, वेरी गुड, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना। जहां पर भी नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है ऐसी पोजीशन को वेव में नोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समझ गया बात को? ऐसी पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? नोड। समझ गए? डिफाइन द टर्म नोड में भी आगे अगर डिफाइन द टर्म नोड ऑफ वेव, क्या नोड होता है वेव का, तो आप कह सकते हो नोड एक वो पोजीशन होती है जहां पे किसी भी वेव का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? जीरो। समझ गया बात को? यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो देगा वो आपको क्या देगा? नोड्स। आप समझे नोड्स क्या होते हैं? नोड क्या है जरा बताओ? वेयर इट इज द पोजीशन, इट इज द पोजीशन वेयर द व्हाट बच्चा? वेयर द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ विल बी व्हाट बेटा? उस पोजीशन को आप क्या बोलते हो? नोड। क्लियर हो गया होगा यार? अब तो अभी नहीं क्लियर हुआ? नोड पूछा तो समझ जाओगे नोड कैसे बनते हैं। नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हुआ, इतनी चीज में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अरे खुद सोचना, एक वेव मान ले हमारे पास ट्रफ बन के जा रही है ना? कौन सी क्या बन के गई? ट्रफ। ऑब्वियस बात है यहां पे कौन सी वॉल थी? फिक्स्ड वॉल थी। वेव आगे तो जानी नहीं है, तो जब वो इससे टकराएगी तो वो ट्रफ बन के नहीं आएगी, गंदी बात। अब वो क्या बन के आएगी बेटा? अब वो क्रस्ट बन के आएगी। जिस वजह से अब एक और लॉजिक लगा लो, मे भी आपको नेट डिस्प्लेसमेंट का समझ नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं। जब ये ऊपर गई थी तो ये पॉजिटिव ए एम्पलीट्यूड था या नहीं था? जब ये नीचे गई तो कितना था? दोनों को जोड़ो, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? आप समझे कि नहीं समझे? आप एम्पलीट्यूड से भी कंसीडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आया? तो जहां पे नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो, वहां पर कौन सा पॉइंट बनता है जरा बताओ? कौन सी पोजीशन बनती है? ऐसी पोजीशन को नोड्स बोले जाते हैं। बोलो जी क्लियर? अब आ जाता है कौन सा? एंटी नोड्स। एंटी नोड तब बनती है जब कौन सी बाउंड्री हो? कैसे? वो अब देखो जरा। समझोगे बाबू तो अच्छा समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ओपन बाउंड्रीज, ठीक बाबू? ओपन बाउंड्री देख कैसे बनाएंगे। ऑब्वियस बात है यहां पे हमारे पास है, लेकिन हमने इसको फिक्स नहीं करा। हमने क्या करा, इस तरीके से एक वेव को सर्कल में राउंड में डाल दिया उसके अंदर, ठीक है? अब आपने यहाँ पे जर्क प्रोड्यूस करा तो ऑब्वियस बात है वेव हमारी इस तरीके से क्या करेगी, और जैसे यहां से टकराएगी ना, जब वापस आएगी तो वो पता है ट्रफ बन के वापस नहीं आएगी। अगर क्रस्ट टकराया होगा तो वो क्रस्ट बन के ही क्या होगी जरा बताओ? वापस आएगी। नहीं समझे अभी आप बात को? क्योंकि वेव इस तरीके से गई, मान लो वहां पे वो क्रस्ट बना, तो वो टकरा करके वापस जब आएगी तो भी वो क्या बनाती हुई आएगी? क्रस्ट। मतलब जब गई तो क्रस्ट बनाया, और जब आई तो भी क्या बनाया? तो जरा बताओ, एक डिस्प्लेसमेंट आया, एक डिस्प्लेसमेंट गया, दोनों प्लस हो गए, तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ गया ना। ऐसे को बोलते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं बच्चा? हाँ, तो यहां आपको जो नेट डिस्प्लेसमेंट मिलता है वो होता है मैक्सिमम। और ऐसी पोजीशन को बेटा हम क्या बोलते हैं जरा बताओ? एंटी नोड्स, वेयर द डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, जहां पर सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड मिले आप लोग को वेव का। मतलब जब दोनों वेव का डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या हो जाए? जुड़ जाए, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं बेटा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो ये कहां पे मिलती है हम लोगों को? ओपन बाउंड्री। इज इट क्लियर? ओपन और क्लोज समझ में आ गई? नहीं समझ में आया तो बताओ मेरे को। अब इनकी इक्वेशन लिखते हैं, तुम ही लोग बताओगे, हम नहीं बताएंगे इक्वेशन। पहले बताओ प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन क्या होती है। अभी हम नोड के लिए बात करते हैं, ठीक है? अभी हम फिक्स बाउंड्री की बात कर रहे हैं। फिक्स बाउंड्री की अपने आप बताना, हम नहीं बताएंगे, ठीक है? कोशिश करना, ठीक है? फिक्स बाउंड्री के लिए सबसे पहले प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन क्या होती है? पहले इंसिडेंट वेव की लिखते हैं, जो वेव डाली थी।
इंसिडेंट वेव क्या होगी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस, पहले बताओ इतनी चीज में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जब ये वेव टकराया क्या था, क्रस्ट, वापस क्या आएगा बताओ, इस वापस आने वाली रिफ्लेक्टेड वेव की क्या इक्वेशन होना चाहिए। सबसे पहले उधर एम्पलीट्यूड ऊपर था, एम्पलीट्यूड किधर आया नीचे, तो माइनस का क्या हो गया ओमेगा टी। डिस्प्लेसमेंट इधर जा रहा था तो पॉजिटिव था, तो ये नेगेटिव था। अब डिस्प्लेसमेंट इधर आया तो डिस्प्लेसमेंट कैसा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दिस इज द वेव ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव। समझ गए, रिफ्लेक्टेड वेव का क्या डिस्प्लेसमेंट होगा जरा बताओ, y इज इक्वल टू माइनस का a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, दोनों को जोड़ो जरा कितना हुआ, कितना, जीरो। ये तो बोला था नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, समझे कि नहीं समझे, चीजें क्लियर हो जाती हैं अगर समझोगे तो। नहीं आया समझ में अभी भी, आ गया, थोड़ा सा बोरिंग है बट है यार, अच्छा ही करना तो है, सिलेबस का पार्ट है तो ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात। अच्छा चलो ओपन बाउंड्री में पढ़ते हैं, अपने आप बताना ओपन बाउंड्री में, अंश बताएगा, अंश बता ओपन बाउंड्री के लिए पहले तो इंसिडेंट वेव बता क्या होगी, ए साइन प्लस, क्लियर। अब जरा सुन, ओपन बाउंड्री थी, वेव टकरा के यही वापस आ गई, तो अब जरा क्या होगा, क्या ए नेगेटिव का होगा, नहीं ए पॉजिटिव का रहेगा क्योंकि वेव तो ऊपर ही आई है, क्लियर है साइन। लेकिन ये जरूर चेंज होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ये गया था तो पॉजिटिव, ये आया तो कैसा, लेट्स से पॉजिटिव। अब समझ गया रिफ्लेक्टेड वेव, समझ में आया ना। दिस इज द प्रोग्रेसिव वेव ऑफ फिक्स्ड बाउंडेड एंड ओपन बाउंड्री। क्लियर हो गए। यहां कौन से नोट्स बनेंगे, एंटी नोट। यहां कौन से नोट बनोगे, नोट्स। अब क्लियर हो गए। नोट्स कब बनते हैं, जब डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, मिनिमम। और एंटी नोट्स कब बनते हैं, जब डिस्प्लेसमेंट कैसा रहता है। मान लो मैंने तुम्हारे सामने दो वेव रखी, बड़े ध्यान से सुनना, अब तुम लोग प्रो बन चुके हो, तुम लोग को पता नहीं है बस। ठीक है, मैं तुम्हारे सामने दो वेव रखी, मैंने कहा नोट कहां मिल रहा है, एंटी नोट कहां मिल रहा है, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कहां कहां पे जीरो है, जीरो जीरो जीरो। यहां पे क्या मिले, एंटी नोट बताओ कहां कहां, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो यहां क्या मिला, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। देखो ना, यहां से लेके यहां तक का सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां पे भी क्या मिला, यहां से लेके यहां पे क्या मिला, यहां से ज्यादा यहां पे क्या मिला। अब समझे कि नहीं समझे। नोड यहां पे क्यों मिल रहे हैं जरा बताओ, क्योंकि इनका डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, मैक्सिमम। आई होप क्लियर हो गया होगा। एक वेव मैंने ऐसे बनाई, मैंने पूछा नोड और एंटी नोड कितने हैं इसमें जरा बताओ। नोड एक हो गया, एंटी नोड कितने, एक ही हो गया और एक। अब पहचानना आने लगे, ये एंटी नोड्स। अभी भी नहीं क्लियर, अब क्लियर हो ना। सर टीचर ने तुमसे पूछा बताओ यहाँ पे नोट क्यों लिया आपने, यहाँ और यहाँ क्यों नहीं नोट लिया, तो कहना सर यहाँ पर क्योंकि ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है, लेकिन सर यहाँ पे जो हमें दोनों वेव का डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है वो मैक्सिमम देखने को मिल रहा है, जिस वजह से हम इनको इन पोजीशंस को एंटी नोड्स बोल रहे हैं। आई होप बेटा क्लियर हो गया होगा, समझे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट देखोगे तो आएंगी, ऐसा थोड़ी है कि नहीं आएगा यार, समझ में तो आएगा ही। चलो भाई बहुत बढ़िया बात। आगे हम लोग चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन, सबसे पहले आज ये चीज मतलब समझो, सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना। सुपरपोजिशन का मतलब होता है सुपर इम्पोज। फिर से बोल रहा हूं एक बार, सुपरपोजिशन का मतलब होता है सुपर इम्पोज। मतलब एक वेव ऐसे करके अगर यहां से निकली तो दूसरी वेव भी जो है वो यहीं से निकलनी चाहिए, इसको बोलते हैं सुपर इम्पोज। सही है। अब कहना सर जरूरी है कि दूसरी वाली वेव इसके एम्पलीट्यूड से नीचे ही हो ना, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है एक वेव ऐसे निकली, एक वेव यहां से निकल गई, ऐसे करके निकल गई, सुपर इम्पोज करी। कहना सर जरूरी है क्या एक वेव जो ऊपर से निकल रही है वो क्या ऊपर से ही निकले ना, एक वेव यहां से निकल गई, नहीं समझे। मत करना क्या चाहिए, ये सुपर इम्पोज करना चाहिए। ऐसे प्रिंसिपल को हम लोग क्या कहते हैं जरा बताओ, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन।
दो या दो से ज्यादा वेव, आई रिपीट, दो या दो से ज्यादा वेव जब एक दूसरे को सुपर इंपोज करती हैं, इस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा आपको, ये इधर से जा रही है वेव और ये वेव इधर से जा रही है। ये गंदी चीजें आप लोगों को जल्दी देखने को नहीं मिलेंगी, ये मिलेंगी लेकिन इसके लिए कंडीशंस अलग होती हैं। आप समझे बात को? क्लियर हो गई? जब वेव हमारी सुपर इंपोज करेंगी तो वो कुछ इस तरीके से होंगी, मतलब ये वाला लॉ आप इस पे लगाओगे, ये वाला लॉ इस पे नहीं लगेगा। फिर से समझ जाओ, ये वाला लॉ इन पे लगेगा लेकिन ये वाला लॉ इन पे नहीं लगेगा। क्लियर हो गई ये चीज? पक्का? क्या कहता है जरा सुनना। अब ये कहता है दो या दो से ज्यादा वेव का रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से सुनना, दो या दो से ज्यादा वेव का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमेशा उनके वेक्टर डिस्प्लेसमेंट के सम के कैसा होता है? बताओ जरा। बराबर होता है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब एक वेव ऐसे गई, मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना, एक वेव ऐसे गई, मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना, हमने कहा इसका वाई आर कितना होगा, तो आप कहोगे y1 प्लस कितना, मतलब इसकी जो एक और वो आएगी, क्या बोलते हैं आपकी, क्या बोलते हैं उसको, वेव, वो इससे कैसी आएगी? ये होगी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अब आप समझे? तो मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द vector sum of individual what बच्चा? Individual displacements of the waves। इसको हम लोग बोल देते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। समझे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, समझ गए? इसको मैं इसका डेरिवेशन कराता हूं तो तुम लोग को ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। अब तुम लोग को बताएंगे कहां नोड बनेगा, कहां एंटी नोड बनेगा, ये भी तुम निकाल सकते हो। कौन सी पोजीशन पे नोड बनेगा और कौन सी पोजीशन पे एंटी नोड बनेगा। देखो कैसे, देखो प्रो बनोगे अब तुम लोग। सबसे पहले y बराबर कितना, y1 प्लस, ध्यान से शांति से देखना आप जरा सब लोग, ठीक है? प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन बताओ, इंसिडेंट वाले की बताओ। अभी मैं फिक्स बाउंड्री की बात कर रहा हूं, ठीक है? कौन सी बाउंड्री की बात कर रहा हूं? फिक्स। जरा इंसिडेंट वेव बताओ, साथ में बोलो। बोलो जी, क्लियर? पक्का? या आप ओपन बाउंड्री की बात कर लो, आसान रहेगी ओपन बाउंड्री, बाकी इतना कोई फर्क रहता नहीं है, ठीक है? ओपन बाउंड्री के लिए क्या रहेगा? ए ऐसी रहेगा, बस ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस का, दोनों वेव यहां पे रख दो, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस ए। क्या आ गया यहां से बच्चा? कॉमन आ गया। क्या बचा बेटा? साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी प्लस, बच्चा जी साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। के एक्स से के, ओ सॉरी बेटा, ओमेगा टी से ओमेगा टी, के एक्स से के एक्स, 2 साइन ओमेगा टी 2 ओमेगा टी, 2 से 2 कट गया, कितना बचा? के एक्स माइनस 2 के एक्स, 2 से 2 कट गया माइनस का। बोलो जी, के लिए ये फॉर्मूला होता है, याद रखना। अब y इज इक्वल टू कितना आ गया, जरा तमीज से लिखना, 2a साइन ओमेगा टी इंटू में कॉस के एक्स, माइनस नहीं लगाते हैं, कोई कॉस इज इवन फंक्शन, याद रखा करो, ठीक है? तो माइनस नेग्लेक्ट हो जाता है इसमें से। अब जरा एक चीज नोटिस करो, y इज इक्वल टू 2a कॉस के एक्स को यहां लिखना और बाकी जो साइन ओमेगा टी है वो खोपचे में कर दियो। इसको एक नया एम्पलीट्यूड बोलते हैं, दिस इज r, 2a कॉस के एक्स। तो y की इक्वेशन क्या है, रिजल्टिंग वेव क्या आया? r साइन, ले भैया
ये आई उस वेव की इक्वेशन जो इन दोनों वेव को मिला के बनी होगी। मतलब जो वेव ये जा रही थी छोटी सी, एक वेव और गई छोटी सी, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, तो जब इनकी रिजल्टेंट वेव आई तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, समझ गए बात को। ये इस वाली का जो एम्पलीट्यूड है वो कौन है अब की से, ये वाला आर। ये आर कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप समझे बाबू, समझ गए। क्या है ये चैप्टर अलग लेवल है इस चैप्टर का भाई साहब। बताओ कहां से स्कूलों में करा देंगे इसको, सोचो, नहीं कराते ये चीज। अब बेटा हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ नोड्स एंड नंबर ऑफ एंटी नोड्स। देख कैसे निकालते हैं भैया। नोड्स कब निकलता है, जब डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, 0, है ना। सबसे पहले हम लोग नोड्स की पोजीशन देखते हैं। किसकी पोजीशन देखते हैं, कब निकलते हैं बेटा, जब हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसा हो, है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना हो, 0। हमारे पास क्या इक्वेशन आई थी, ये आया है 2a cos x, r इज इक्वल टू 2a cos, तो ये 0 होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, तो 2a बराबर कितना, ये अपॉन में लेके आओ, cos के x की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है बच्चा। cos में 0 कब कब वैल्यू हो सकती है, cos 90 की वैल्यू 0, cos 270 की वैल्यू 0, cos 180 की वैल्यू -1 मेरे बच्चे। हाँ, तो 0 कब कब होता है मैं तुम लोग को बताता हूं, तुम लोग याद रखना। वो होता है हमारे पास 2n + 1 π/2 पे। इतने पर cos की वैल्यू हमेशा कैसी रहती है, 0। cos से cos, और कितना बचा, 2n + 1 π/k की वैल्यू बताओ, 2π/, अबे लैम्डा, ये हो गया बचा। हमको क्या निकालना है, n की वैल्यू, तो 2n + 1 ये इधर लेके जाओ, 2 2 दा 4 ये इधर लेकर के आओ 1 को, 4 लैम्डा x, और माइनस का n की वैल्यू 1/2 4x लैम्डा, माइनस का कितना, सही है ना, cos से cos कट गया, और k की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं ना, k की जगह 2π यही लिखते हैं हम लोग, 2π लैम्डा ही होता है ना, 2 से 2 ये कट गया, और ये हो गया 2 2 4x, 1 इधर ले आए, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, कुछ तो कपड़ा तो नहीं लग रहा। या अगर मैं x की वैल्यू यहां से निकालूं तो वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास 2n + 1 लैम्डा अपॉन 2 2 कितना 4। ये रखना बेटा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये वाली वैल्यू रखना, x बराबर कितना 2n + 1 लैम्डा बाय कितना 4। जैसे मान लो हमने n की वैल्यू कितनी रखी 1, जरा देखना जरा क्या मिलेगा, पहला नोट कहां पे मिलेगा, जरा ध्यान से देखो, 1 रखो तो 2 बन जाए 2, और 1 कितना हुआ 3, 3/4 लैम्डा पर हम लोग को कौन सा नोड मिलेगा, पहला नोड मिलेगा। n बराबर अब कितना रखो 2, 2 रखना, 2 दूनी 4, 4 और 1 कितना बेटा 5, यानी कि मेरे को x 5 पे, यानी कि 5/4 लैम्डा पर कौन सा नोड मिलेगा, दूसरा। आप समझे, क्योंकि मैंने अभी वैल्यू किसके लिए निकाली है, मिनिमम के लिए, तो मिनिमम पे हम लोग को क्या मिलता है जरा बताओ, n की वैल्यू मत निकालना, x की वैल्यू निकालना। कैसे, लैम्डा उधर लेके गए, 2 अपॉन में लेकर के आए, तो वैल्यू कितनी आई, x इज इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा अपॉन कितना बेटा, प्लीज बच्चों याद रखना, MCQ भी आ सकता है, MCQ भी आ सकता है, समझ रहे हो ना, कि ओपन बाउंड्री के लिए पहला नोड या पहला एंटी नोड कहां पे मिलता है। तो आपके लिए ये चीज पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होगा, x इज इक्वल टू 2n + 1/4 इंटू लैम्डा। आप n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 रखते जाओ, आपको नंबर ऑफ क्या मिलते जाएंगे, एंटी नोड, पोजीशन ऑफ नोड्स मिलती जाएगी, ठीक है। अब जरा समझो कि सर एंटी नोड कहां बनेगा, कब बनेगा, जब मैक्सिमम क्या हो, है बेटा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट n पाई पर होता है, प्लीज बच्चों याद रखना,
ठीक है, cos n पाई पर, कितने पर, और यहां हमारे पास क्या था, cos से cos, तो n पाई इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू, k की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई बाय, तो x इज इक्वल टू, अगर उन्होंने कहा पहला एंटी नोड कहां बनेगा 1 रखो, लैम्डा बाय किस पर, दूसरा एंटी नोड कहां मिलेगा 2 रखो, 2 से 2 कट गया कितने पे, लैम्डा पे। नहीं समझे अभी आप बात को? लैम्डा इज व्हाट मेरे बच्चे, लैम्डा इज द वेवलेंथ, कौन सी लेंथ, आप लोग को अब मिलते चले जाएंगे कहां पे नोट्स और कहां पे एंटी नोट्स। दिस इज द प्रोग्रेसिव वेव, दिस